ओके, चलिए आइए। रेडी? तो सुनो, तीसरा टूल जो पढ़ रहे थे हम, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, है ना? क्या था वो? डिजायर्ड जीन। और उसको पाने के तीन मेथड हैं। डिजायर्ड जीन पाने का पहला मेथड था रैंडम डीएनए मेथड, दूसरा था सी डीएनए मेथड, तीसरा है सिंथेटिक डीएनए मेथड। तो तीसरा मेथड पढ़ते हैं। दो मेथड पढ़ चुके थे, तीसरा मेथड डिजायर्ड जीन पाने का है सिंथेटिक डीएनए मेथड, मतलब एसडीएनए। अब ये क्या है? हो गया, बात बंद कर दें और ध्यान से सुने। देखो भाई, ध्यान से सुनो सब। ये मेथड बिल्कुल सिंपल सा है। जब से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किया है, तब से हमें हर जीन का साइज भी पता है और हर जीन का बेस सीक्वेंस भी पता है। जब जीन का बेस सीक्वेंस पता है, तो फिर जीन ही बना लो ना आर्टिफिशियली। जीन का बेस सीक्वेंस पता है तो आर्टिफिशियली खुद जीन बना लो। काहे को इंसुलिन जीन इधर उधर खोज रहे हो? आर्टिफिशियली खुद बना लो उस जीन को। ठीक है, मेरी बात समझे? तो सिंथेटिक डीएनए मेथड, क्या हो गया? अच्छा, सफोकेशन हो रहा है? पता चल रहा है? वाह, अच्छा। अभी ये देखो, मुझे लगा ऐसे बैठ। हाँ, चलो चलो चलो। मैंने क्या बोला? जब जीन का बेस सीक्वेंस पता है, तो आर्टिफिशियली जीन खुद ही बना लो। वो है सिंथेटिक डीएनए मेथड, आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ जीन। बस हिस्ट्री थोड़ी सी जाननी है, दो साइंटिस्ट के नाम। पहली बार सिंथेटिक डीएनए, ध्यान से, पहली बार सिंथेटिक डीएनए बनाया था कॉर्नबर्ग ने। इन्होंने सिंथेसाइज किया था पहला सिंथेटिक डीएनए बाय यूजिंग डीएनए टेम्पलेट। मतलब, मैं इनके काम को कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं मानता। क्यों नहीं मानता वो सुनो। अरे भाई, एक स्ट्रैंड आप सेल से ले रहे हो, डीएनए टेम्पलेट, एक स्ट्रैंड सेल से ले लिया, और एक स्ट्रैंड आप खुद बना रहे हो। तो आप जीन थोड़ी ना बना रहे हो, आप तो इन विट्रो डीएनए रेप्लिकेशन करा रहे हो। एक स्ट्रैंड सेल से ले रहे हो, एक स्ट्रैंड खुद बना रहे हो, तो कर क्या रहे हो? जीन नहीं बना रहे, बल्कि इन विट्रो डीएनए रेप्लिकेशन करा रहे हो। ये तो आसान काम है। बड़ा काम यह है कि पूरा का पूरा जीन, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड आप खुद तैयार करो, तब बोलूंगा कि आपने जीन बनाया। ऐसा काम किया था एच.जी. खुराना ने, बिना कोई टेम्पलेट यूज किए दोनों स्ट्रैंड खुद बनाया था। तो पहला आर्टिफिशियल जीन एच.जी. खुराना सिंथेसाइज्ड फर्स्ट आर्टिफिशियल जीन। पहला आर्टिफिशियल जीन बोलो, या बोलो इन्होंने डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाया विदाउट यूजिंग डीएनए टेम्पलेट। दोनों स्ट्रैंड अपने दम पर बनाया। तो इन्होंने कौन सी जीन बनाई थी, वो बताने जा रहा। पहली बार इन्होंने जीन बनाया था, फर्स्ट ही सिंथेसाइज्ड जीन। पहली बार इन्होंने जीन बनाया था ईस्ट के लिए। जीन बनाया था ईस्ट एलानीन टीआरएनए के लिए, और इस जीन में 77 बेस पेयर थे। बनाते समय पहली बार कुछ गड़बड़ हो गई होगी, तो ये जीन जब बनाकर सेल में डाला, तो ये जीन सेल में नॉन फंक्शनल था, नॉन फंक्शनल इन सेल। मैं ये कह रहा हूं, पहली बार दोनों स्ट्रैंड बनाना, दोनों स्ट्रैंड मतलब पूरा का पूरा जीन बनाना, ये पहली बार एच.जी. दोनों स्ट्रैंड बनाया। ये काम किया था
जी खुराना ने पहली बार ये जो जीन बनाई ना, इन्होंने ईस्ट के लिए बनाया। कौन सी जीन बनाई? जो एमआरएनए नहीं, ट्रांसक्रिप्शन से टीआरएनए बनाता था। पहली बार इन्होंने जीन बनाई जो टीआरएनए बनाता था। कौन सा टीआरएनए बनाता था? जो अपने साथ एलानीन एमिनो एसिड को लेके चले। पहली बार ऐसी जीन बनाई इसके लिए जो एमआरएनए नहीं, क्या बनाता था? टीआरएनए। और कौन सा टीआरएनए बनाता था? जो अपने साथ एलानीन अमीनो एसिड को लेके चले। इस जीन में 77 बेस पेयर थे। बनाते समय कुछ गड़बड़ हो गई तो सेल में डाला तो फंक्शनल नहीं थी। अगली बार इन्होंने सिंथेसाइज किया इकोलाई के लिए जीन। लेटर ऑन ही सिंथेसाइज्ड जीन फॉर इकोलाई टायरोसिन टीआरएनए। अगली बार जीन बनाई इकोलाई टायरोसिन टीआरएनए। मतलब अगली बार जीन किसके लिए बनाया? इकोलाई के लिए। लेकिन फिर से ऐसी जीन बनाई जो टीआरएनए बनाता था। कौन सा टीआरएनए? जो अपने साथ टायरोसिन एमिनो एसिड लेके चलता था। तो अगली बार जीन इकोलाई के लिए बनाई, लेकिन कैसी जीन बनाई? जो एमआरएनए नहीं, टीआरएनए बनाता था। कौन सा टीआरएनए? जो अपने साथ टायरोसिन अमीनो एसिड लेके चले। और इस जीन की लंबाई जो थी वो थी 207 बेस पेयर लॉन्ग। तो ये जो जीन बना था इसमें 207 बेस पेयर थे। और इस जीन को जब सेल में डाला तो ये जीन सेल में भी फंक्शनल थी। पहली बार बनाया था जीन तो वो सेल में फंक्शनल नहीं थी, लेकिन इस बार जो जीन बनाई वो सेल में भी फंक्शनल थी। ये थोड़ा हिस्ट्री हो गई। थीम ये है, सिंथेटिक डीएनए मेथड का मतलब है आर्टिफिशियली खुद जीन बनाओ। 3 टूल हो चुके। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के 4 टूल हैं। पहला था एंजाइम, हो गया। दूसरा वेक्टर डीएनए, हो गया। तीसरा डिजायर्ड जीन, हो गया। चौथा टूल है होस्ट सेल। सुन लो आगे, 2 लाइन का है। चौथा टूल सिर्फ 2 लाइन का है, होस्ट सेल। होस्ट सेल मतलब वो सेल हम जिसमें डिजायर्ड जीन डालते हैं। डिजायर्ड जीन डालते क्यों डालते हो? ताकि डिजायर्ड जीन की क्लोनिंग हो सके, इसलिए डालते। तो जिस सेल में डिजायर्ड जीन डालेंगे वो होस्ट सेल है। होस्ट सेल क्या हो सकता है? कुछ भी। बैक्टीरियल सेल लाइक इकोलाई, फंगल सेल लाइक ईस्ट, कोई भी प्लांट सेल हो सकता है, कोई भी एनिमल सेल हो सकता है। होस्ट सेल कुछ भी हो सकता है। दैट इज ऑल अबाउट होस्ट टू। तो कुल मिला के चैप्टर का एक पार्ट खत्म हो गया, टूल्स। अब हमें पढ़ना है प्रोसेस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसमें 9 स्टेप्स हैं। हो सकता है आज 5 स्टेप हो जाए, अगली क्लास में 6 हो जाएगा, 7 थोड़ा बहुत हो जाएगा। तो देखेंगे आगे क्या होता है। फिलहाल अभी आप ये कंप्लीट करें। होस्ट सेल की 2 लाइन लिख रहा हूं, वो भी लिख दें। फिर पढ़ते हैं एक अलग पार्ट, प्रोसेस। एक एक चीज को बारीकी से देखेंगे। होस्ट सेल, cell in which, जल्दी लिख लीजिए इसे, cell in which desired gene is transferred, cell in which desired gene is transferred and is used for gene cloning, and is used for gene cloning. और होस्ट सेल में भी बैक्टीरियल सेल like E. coli, fungal cell like yeast, प्लांट सेल हो सकता है, एनिमल सेल हो सकता है। कुल मिला के होस्ट सेल कोई भी सेल हो सकता है। ठीक है, ये कंप्लीट कर ले, फिर पढ़ते हैं बात। लिख लेने भी लिख ले। फिर से वक्त आ गया आइसोलेशन ऑफ डीएनए का। ठीक, जल्दी करो।
क्या बचा? किसमें? अरे उन्होंने एक स्ट्रैंड सेल से निकाले, एक स्ट्रैंड नया बनाया। हाँ, तो उन्होंने जीन थोड़ी बनाए, उन्होंने तो डीएनए रेप्लिकेशन कराए। एक स्ट्रैंड ही तो बनवा रहे हो, एक तो पहले से है, तो डीएनए रेप्लिकेशन हुआ वो तो। ठीक है, ठीक है। ऊपर की दो लाइन हटा रहा हूं। अरे ऊपर की दो लाइन सुनो, बंद कर दो, लिखो। ठीक है, कंप्लीट। जल्दी करिए, है ना। प्रोसेस पढ़े, 5 स्टेप होने चाहिए आज। नहीं, छठा तो पूरा एक लेक्चर ले जाएगा, छठा तो होगा ही नहीं, 5 हो जाए। पहले राउंड में 3 स्टेप एक साथ आ रहे हैं, तीनों समझा दूंगा, फिर तीनों एक साथ बना लेना। चौथा स्टेप अलग से आएगा, फिर 5। चले, बढ़े आगे। ठीक है, चलिए आ जाइए। देखो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए पहला स्टेप है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। और भाई इंसुलिन जीन निकालनी है, तो पहले तो सेल से डीएनए निकालो, तब तो बात बनेगी। तो सुनिए, मान लो ये सेल का सेल वॉल है, ब्लैक बाउंड्री, ब्लू बाउंड्री है सेल मेम्ब्रेन, इसके अंदर डीएनए है, मतलब सेल है उसके अंदर डीएनए है। टेस्ट ट्यूब में रख दिया है। क्या करोगे सबसे पहले? ट्रीटमेंट विथ लाइटिक एंजाइम्स। भाई प्लांट सेल है, तो सेल वॉल तोड़ने के लिए सेलुलेज एंड पैक्टिनेज। बैक्टीरियल सेल वॉल है तो तोड़ने के लिए लाइसोजाइम। फंगल सेल वॉल है तोड़ने के लिए काइटिनेज। और सेल वॉल टूट जाए तो सेल मेम्ब्रेन तोड़ने के लिए लाइपेज और प्रोटीएज। कुल मिला के क्या होगा? सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों टूट गए। तो अगले डायग्राम में मैं ऐसे दिखा रहा हूं कि ये देखो, ब्लैक डॉट बना दे रहा हूं, मतलब सेल वॉल टूट चुका है, सेल मेम्ब्रेन भी टूट चुका है। अंदर क्या है? बायोमोलिक्यूल्स इंक्लूडिंग डीएनए। ओके, अब ऐसा करो,
अब करा दो सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन कराओगे तो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के ये जो टुकड़े हैं ये सब नीचे इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये जो टुकड़े हैं सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के वो नीचे जमा हो गए। बचा क्या? सिर्फ बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स इंक्लूडिंग डीएनए होगा, आरएनए होगा, प्रोटीन होगा, कई तरह के होंगे। तो अब ऐसा करो, आरएनए को डाइजेस्ट करने के लिए आरएनएज डाल दो, प्रोटीएज डाल दो प्रोटीन डाइजेस्ट करने के लिए। हाँ, गलती से डीएनए ना डालना, नहीं डीएनए ही डाइजेस्ट हो जाएगा। तो सारे बायोमोलिक्यूल डाइजेस्ट करा दो। तो अंत में क्या बचा? सिर्फ डीएनए, बाकी कुछ बचा ही नहीं। अब डीएनए ओवरऑल क्या है? हाइड्रोफिलिक। ओवरऑल हाइड्रोफिलिक। तो डाल दो कोई हाइड्रोफोबिक चीज ताकि ये प्रेसिपिटेट हो जाए। तो चिल्ड इथेनॉल डालेंगे फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ डीएनए। तो चिल्ड इथेनॉल डाल दिया। अल्कोहल क्या है? हाइड्रोफोबिक। चिल्ड इथेनॉल ऐड कर दिया, किस लिए? ताकि डीएनए प्रेसिपिटेट हो जाए, फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ डीएनए। तो मान लो ये डीएनए के धागे हैं, ऐसे प्रेसिपिटेट हो गए। अब क्या करोगे? एक ग्लास रॉड की मदद से इन धागों को निकाल लो, मतलब डीएनए निकाल लो। ग्लास रॉड से इन धागों को, डीएनए को निकालना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पूलिंग। आपकी एनसीईआरटी में आई थिंक पेज नंबर 201 में फोटो बनी होगी स्पूलिंग की। 2 टेस्ट ट्यूब बने होंगे। कोई भरोसा नहीं, नीट वाले क्वेश्चन में यही दोनों टेस्ट ट्यूब दे देंगे और बोलेंगे बताओ इसमें कौन सी प्रोसेस दिखाई गई है? स्पूलिंग। चिल्ड इथेनॉल में डीएनए क्या हो गया? प्रेसिपिटेट हो गया फाइबर की तरह। उसे ग्लास रॉड की मदद से निकाल लो। तो ये डीएनए निकालना क्या कहलाएगा? यहां से स्पूलिंग। मिल गया पेज 201 में डायग्राम। ये है स्पूलिंग, ध्यान रखना डायग्राम का। अच्छा, अब डीएनए निकाल चुके हो, अब क्या करोगे? इस डीएनए को काटो बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। तो स्टेप सेकंड है फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए। फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। तो चलो डीएनए को कट कर देते हैं। आपने जो डीएनए निकाला है वो तो ऐसे है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा तो डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े हो गए, अलग अलग साइज के टुकड़े हो गए। अब इन टुकड़ों को, इन्हीं टुकड़ों में से कोई टुकड़ा डिजायर्ड जीन का है, उसे निकालने के लिए करना होगा एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। स्टेप नंबर 3 कहती है जब डीएनए को काटना हो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, तो डीएनए और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दोनों को साथ में इंक्यूबेट कर दो। इंक्यूबेट करना मतलब साथ में रखना। इंक्यूबेट करना मतलब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और डीएनए को साथ में रख दो। और हर एंजाइम एक ऑप्टिमम पीएच टेम्परेचर पर काम करती है। तो डीएनए और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को साथ में तो रखो, लेकिन एंजाइम को जो पीएच चाहिए वो दो, टेम्परेचर मतलब ऑप्टिमम कंडीशन दो, तब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को कट कर देगा। सही है। अब इन्हीं टुकड़ों में से कोई टुकड़ा डिजायर्ड जीन है, तो स्टेप 3 कराओ एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस फॉर आइसोलेटिंग डिजायर्ड जीन या जीन ऑफ इंटरेस्ट। फॉर आइसोलेटिंग डिजायर्ड जीन या जीन ऑफ इंटरेस्ट। ये अगला स्टेप है। तो देखो अभी थोड़ा सा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूं पुराना। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जाता है चार्ज्ड मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए, मतलब डीएनए के लिए, आरएनए के लिए, प्रोटीन के लिए। डीएनए, आरएनए, प्रोटीन के लिए। और जेल किसका बनाता है? एगरोज का। एगरोज सीवीड से निकाला जाता है, रेड एल्गी से। तो मैंने पहले भी बताया था, एक बार और देखो, ये जेल प्लेट है,
एगरोज और पानी का सोल्यूशन बना लो, गर्मा गर्म सोल्यूशन बना लो तो वो विस्कस है। उस एगरोज सोल्यूशन को जो कि विस्कस है, इस प्लेट में मोटी सी परत के फॉर्म में बिछा देना है। तो एगरोज जेल यहां बिछा दो। जब ठंडा होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जल में। तो आपने अपनी नजर से इतनी मोटी परत जल की बिछा दी इसके ऊपर। एक्चुअली में क्या किया है आपने? आपने जल के मॉलिक्यूल्स बिछा दिए हैं। जल मॉलिक्यूल्स के बीच देख रहे हो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी है, जल मॉलिक्यूल के बीच इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी है। ये ऐसे मैंने जल तो बिछा चुके हूं, इतनी मोटी परत है जल की, लेकिन मैंने बोला था कहीं कहीं से जल निकाल लो, तो बाकी जगह तो इतनी मोटी परत जल की है, लेकिन जहां से जल हटा दिया वहां तो गड्ढा बन गया इतना बड़ा। मान लो यहां से जल हटा दिया, यहां से हटा दिया, तो ये क्या बन गया? वेल, डीएनए लोड करने की जगह। अब डीएनए लोड कर दो इस, जब डीएनए लोड करोगे तो जो छोटा डीएनए का टुकड़ा है वो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस से होता होता दूर तक चला जाएगा, और जो बड़ा मॉलिक्यूल है वो यहीं कहीं फंसा रह जाएगा, आगे जा ही नहीं पाएगा। इसके लिए एनसीईआरटी ने शब्द यूज किया है सीविंग इफेक्ट। डीएनए कैसे जा रहा है? सीविंग इफेक्ट से। वो चाय छानने वाली छन्नी की तरह, जो छोटा है वो बह के निकल गया आगे तक, और जो बड़े साइज के वो छन्नी में ऊपर ही रह गया। तो वैसे ही कुछ तो हो रहा है यहां, समझ गए? ये बेसिक बात थी। चलो अब इधर आओ, देखो एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जब कराओगे, ये वेल बना दिए हमने, ये वेल है ना, ऐसे वेल बना दिया है। वेल है ये डीएनए लोडिंग साइट, यहां पर डीएनए को लोड किया जाता है। इधर की तरफ कैथोड होता है, निगेटिव इलेक्ट्रोड हमें याद होना चाहिए, वेल कैथोड की तरफ बनता है, और वेल से दूर होगा एनोड पॉजिटिव, तभी ना डीएनए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ चल के आएगा। अभी थोड़ी देर पहले आपने क्या किया था? सेल में जो डीएनए था उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काट के छोटे छोटे टुकड़े किए, है ना। अब इन टुकड़ों को आपने वेल में डाल दिया, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा दिया, तो डीएनए निगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ चल पड़ा। तो अकॉर्डिंग टू साइज डीएनए चलेगा। तो डीएनए चल पड़े तो ऐसे डीएनए के टुकड़े बैंड्स बन गए। अभी कुछ नहीं दिख रहा हमें, इथीरियम ब्रोमाइड से स्टेन करो, फिर विजिबल लाइट नहीं यूवी लाइट से देखो तो ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड दिखेंगे। आप सब जानते हैं सबसे छोटा डीएनए फ्रैगमेंट सबसे दूर तक जाएगा, और जो सबसे बड़ा डीएनए फ्रैगमेंट है वो सबसे नजदीक रहेगा, लार्जेस्ट डीएनए फ्रैगमेंट। मतलब आपसे यह पूछा जाएगा कि लार्जेस्ट डीएनए फ्रैगमेंट कहां देखने को मिलेगा। मैं 3 तरीके से बोलूंगा, नियरेस्ट टू कैथोड, नियरेस्ट टू वेल, फारदेस्ट फ्रॉम, बोल पाओगे? इसी तरह पूछा जाएगा सबसे छोटा कहां मिलेगा, नियरेस्ट टू एनोड, फारदेस्ट फ्रॉम कैथोड, फारदेस्ट फ्रॉम वेल। कैसे भी पूछे सब आना चाहिए। अब पिछली क्लास की कहानी याद करो, मैंने बोला था कि डिजायर जीन का साइज पता है, ऑरेंज कलर के बैंड आपको दिख रहे हैं, और आपको जीन का साइज पता है, तो ये भी पता है कि वो लगभग इतनी दूर तक चल के आएगा। तो आप वाले ऑरेंज बैंड पर फोकस करोगे, तो यहां पर ऑरेंज बैंड जो दिख रहा है, इसे मैंने क्या बोला था, चाकू से जल सहित काट के बाहर निकाल लेंगे, है ना। तो ये कट करके जल सहित ये पूरा बैंड निकाल लाए, इसी में डिजायर्ड जीन है। अरे जल ही तो है, तो मैंने बोला था थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ाओगे जल तो पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। डीएनए को कुछ नहीं होगा क्योंकि थोड़ा ही सा तो टेम्परेचर बढ़ाया है, 80-90 डिग्री बढ़ाओ तो डीएनए डीनेचर होता है। तो जल तो थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ते ही पिघल गया, बचा क्या? डिजायर्ड जीन। लो मिल गई हमें डिजायर्ड जीन, यही तो चाहिए थी, डिजायर्ड जीन या जीन ऑफ इंटरेस्ट। और मैंने बोला था जल से डिजायर्ड जीन निकालना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इल्यूशन। कुछ लोग इल्यूशन और स्पूलिंग को मिक्स कर देते हैं। स्पूलिंग के समय आपने सेल का पूरा डीएनए निकाला था, सेल का पूरा
डीएनए निकाला था चिल्ड एथेनॉल से, यहां जल से सिर्फ डिजायर्ड जीन निकाला है। दिस इज इल्यूशन। क्लियर है? अच्छा, कुछ और बात है। ये स्टेप सेकंड और थर्ड ना वेक्टर के लिए भी करना पड़ेगा। भाई आप डिजायर्ड जीन पा चुके हो, वेक्टर भी तो पीवीआर 322 ले लेते हैं। पीवीआर 322 आर्टिफिशियल है, लैब में खूब सारा रखा है, उसे भी सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटना पड़ेगा। वेक्टर को भी सर्कल ही तो था वो प्लाज्मिड पीवीआर 322, तो सेम मतलब सेकंड स्टेप कटिंग ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। वेक्टर को भी सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटोगे तो वो टुकड़े तो नहीं होगा, वो तो सर्कल था, खुल जाएगा। फिर उसको यहां लोड कर दो, इधर आ जाएगा, उसका एक ही बैंड आएगा। क्यों? सर्कल को काटा तो थोड़ा थोड़ी ना आपने, सर्कल को सिर्फ खोला है आपने, तो एक ही तो बैंड आएगा। तो ऑरेंज कलर के बैंड में एक जगह दिखेगा बैंड इधर, मान लो यहां कटा हुआ वेक्टर डाला था तो एक ही जगह बैंड आएगा, वो इकट्ठा कर लो। इसका मतलब आपको क्या मिल गया? कटा हुआ वेक्टर और मिल गया डिजायर्ड जीन। दोनों को डीएनए लाइगेज से जोड़कर बनाएंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। बात समझ रहे हैं? एक और बात, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से मैं बोलता हूं दो काम होते हैं। कोई पूछे एप्लीकेशन ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो पहला तो यही है सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, दूसरा एक और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से ये भी पता कर सकते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने डीएनए को काटा या नहीं। कैसे? देखो, मान लो एक यहां पर 4 वेल हैं, वेल 1 2 3 4, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का है। जब इसमें देखा तो सिर्फ एक ही बैंड था यहां पर, बस, और कोई बैंड ही नहीं था। दूसरे वाले वेल के सामने कई बैंड्स थे, इसमें भी कई बैंड्स थे, इसमें भी कई बैंड्स थे। तो इधर कई बैंड क्यों है डीएनए के? क्योंकि डीएनए को कटने से कई टुकड़े हो गए, तो जितने टुकड़े उतने बैंड आ गए। लेकिन ये वाला तो कटा ही नहीं, तभी तो एक ही जगह सारा डीएनए रखा हुआ है। समझ रहे हो? तो अगर एक ही बैंड आए मतलब डीएनए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से नहीं कटा, और अगर कई बैंड आ गए मतलब डीएनए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट गया है। तो बोलो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने डाइजेशन किया डीएनए का या नहीं, ये पता कब चल जाएगा। एनसीईआरटी में आओ जरा, पेज नंबर 198 है क्या? 198 में फोटो बनी है ना? एनसीईआरटी में पेज 198, सबसे पहले फोटो देखो, यही वाली बनी है ना? उस डायग्राम के नीचे देखो क्या लिखा है कि लेन 1 मतलब वेल 1 के सामने अनडाइजेस्टेड डीएनए है, लेन 2 3 4 में डाइजेस्टेड डीएनए है, लिखा है। एक्चुअली मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ा दिया, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, ये पढ़ा दिया। इसके 2 पैराग्राफ हैं, दोनों पढ़ा दिए। अब पहले पैराग्राफ में लाइन नंबर 4 5 6 7, 7वीं लाइन के आखिरी से पढ़ना शुरू करो। द डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट या रिजॉल्व अकॉर्डिंग टू देयर साइज बाय सीविंग इफेक्ट। बोला था ना सीविंग इफेक्ट, वो ये है। सही है? तो कुल मिला के मैंने ये पैराग्राफ पढ़ा दिया, दोनों पैराग्राफ पढ़ा दिए, डायग्राम दिखा दिया। अब पेज नंबर 202 में आओ। बोला तो है, घेर ले रखा है। अब देखो, पहली लाइन से पढ़ना शुरू करो। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन कैसे परफॉर्म करते हैं? पेज 202 में पहली लाइन क्या लिखा है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन परफॉर्म किया जाता है बाय इंक्यूबेटिंग डीएनए विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। और देखो क्या लिखा है? ऑप्टिमम कंडीशन देंगे तब डीएनए को काटेगा। बोला था। इसके बाद थर्ड लाइन पढ़ो जरा, बहुत थर्ड लाइन देखना, यही लिखा होगा, एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस is used to check progression of restriction enzyme digestion of DNA। ये वही है जो अभी बता रहा था, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने डीएनए को काटा या नहीं जानने के लिए एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे। समझ गए? अब मेरी बात सुनिए, टाइट करके रखना। सीधा क्वेश्चन एक बार आ भी चुका है, सीधा क्वेश्चन आएगा।
एगरोज, पूरी लाइन वही होगी, बस एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की जगह विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस लिख देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज एम्प्लॉयड फॉर चेकिंग प्रोग्रेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन ऑफ डीएनए। आंसर एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्लियर है? तो ठीक है, 3 स्टेप हो चुके हैं। अब सुनिए मेरी बात, एक बात और सुन लीजिए। वेक्टर तो आर्टिफिशियल है पीबीआर 322, वो तो मेरे पास खूब सारा है, लेकिन डिजायर्ड जीन तो एक ही कॉपी है। तो आगे डिजायर्ड जीन की मल्टीपल कॉपी बना लो, तब फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे। मतलब करना होगा स्टेप 4, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिजायर्ड जीन बाय पीसीआर। बताया था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पीसीआर के बारे में डिटेल में बात करूंगा, तो जिस पेज में थे ना वहीं पर पीसीआर भी है। तो आप ये तीनों लिखें, फिर स्टेप 4 बताता हूं, इस डिजायर्ड जीन को एम्प्लीफाई करें आगे। ठीक है, इसे फटाफट बना ले। हाँ, 40-45 मिनट के आसपास। क्या डाउट आ रहा है? कोई डाउट आ रहा है? नहीं, चलो ठीक है, लिखो लिखो, जल्दी लिखो भाई। छोटे बच्चे लिखो, कंप्लीट करो। अरे इल्यूशन में डिजायर्ड जीन निकालते हैं जल से, और स्पूलिंग में सेल का पूरा डीएनए निकालते हैं इथेनॉल से, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में। और वही तो लिखा है स्पूलिंग का डायग्राम में, यही तो बना है, देख ले। डीएनए आगे प्रेसिपिटेट हो गया है, बाद में ग्लास रॉड से उसे निकाल लेते हैं डीएनए फाइबर को, प्रेसिपिटेट जो हुआ था, दैट इज स्पूलिंग। ठीक है, डीएनए आगे प्रेसिपिटेट हुआ और इसके बाद ग्लास रॉड से उसे निकाल लेंगे, इसी प्रोसेस को स्पूलिंग कहते हैं। बातें नहीं करें, जल्दी खत्म करें 2-3 मिनट में। ये 3 स्टेप ऐसे थे जो आपको पहले से पता है, और 4th और 5th अब अलग है। अब एक नया डायरेक्शन मिलेगा इस चैप्टर को। बिल्कुल नहीं पढ़ना है अभी, पेज नंबर 199 गलती से भी ना पढ़ना, और 200 का फर्स्ट पैराग्राफ ना पढ़ना, तो हवा ही ना लगेगी। पढ़ लो जो पढ़ना है, हवा ही नहीं लगेगी ना। अभी कुछ नहीं पढ़ना है, जब तक मैंने बोलू एनसीईआरटी पढ़ने को अभी ना पढ़ो। स्टेप 7 हो जाए, इसके बाद जहां जहां मन करे सब पढ़ लेना, सब समझ में आएगा। स्टेप 7 हो जाने दो। एगरोज, अरे तुझे पीबीआर 322 एक छोटा सा है, वो तुझे आंखों से तो दिख नहीं रहा है, लेकिन ऑरेंज कलर के बैंड के फॉर्म में तो दिख जाएगा ना कि यहाँ पर कटा हुआ वेक्टर है, इसलिए किया उसको। नहीं तो हैंडल कैसे करेगा, उसे दिख ही नहीं रहा है तुझे। हाँ, फ्रैगमेंट क्या है? सर्कल, खुला हुआ सर्कल, थोड़ा सा लीनियर सा हो गया होगा। दिख नहीं रहा ना, दिखेगा तो नहीं, छोटा ही से तो डीएनए है। हाँ हाँ, ऑरेंज कलर में दिख तो रहा था। नहीं, कट से लेकर डिजायर जीन तक निकाल। हाँ, वो वो जो जेल मॉलिक्यूल्स के बीच से होता हुआ छोटा मॉलिक्यूल दूर तक चला गया, बड़ा मॉलिक्यूल ऊपर ही फंसा रहेगा, ये है सीमिंग। क्या? क्या? हाँ,
वो जो टुकड़े हैं उन्हीं को यहाँ डाला, उसी स्टेप को दोबारा दिखा तो दिया। ये डीएनए उसको काट के टुकड़े कर दिए थे वहां पर, उन्हीं टुकड़ों को वेल में डाल दिया। बैंड आ गए तो वो तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करोगे तभी पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा हमें। वेल में, वेल वन में तो डीएनए कटा ही नहीं था, इसीलिए ढेर सारे बैंड नहीं आए। हाँ हो गया, इस पहला स्टेप हटा रहा हूँ। जब तो जल्दी करो। जल्दी बज रहने देना। हाँ हाँ बिल्कुल जरूरी है। स्टेप फर्स्ट हटा रहा हूँ। हाँ? क्या है, सोने चांदी से बना रहे हो क्या उसे? खत्म करो चलो, जल्दी। स्टेप थर्ड हो गया। अब स्टेप फोर क्या करने वाले हैं? एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिजायर्ड जीन या जीन ऑफ इंटरेस्ट बाय पीसीआर, मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या इसे थर्मल साइकिल भी कहते हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या थर्मल साइकिल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं बताऊंगा। थर्मल साइकिल, तभी ये सब करने की जरूरत नहीं। अगर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए मेथड तूने यूज किया है तो तेरे पास डिजायर जीन पहले से है, इनमें से कुछ नहीं करना पड़ेगा। हाँ, अभी हम रैंडम डीएनए मेथड ही पढ़। हाँ नहीं। तब ए यही करते रहेंगे क्या, टेस्ट ट्यूब भी बनाते फिरेंगे? ठीक है जल्दी करो। जल्दी जल्दी फास्ट। लार्जेस्ट डीएनए फ्रेगमेंट, स्मॉलेस्ट डीएनए फ्रेगमेंट। ये डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा था, वो टुकड़े मिले थे उधर, उन्हीं टुकड़ों को यहाँ पर लोड किया है। जल्दी करें, खत्म करो ये सब।
ठीक है। ओके, ये जो ना, ये एक ऑप्शनल स्टेप होगा हमेशा। अगर मेरे पास डिजायर्ड जीन की ढेर सारी कॉपी हो तो पीसीआर नहीं कराएंगे, कम है तो पीसीआर कराएंगे, तो चलो पीसीआर कराते। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या थर्मल साइकिल कहते हैं। थर्मल साइकिल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस प्रोसेस में होना यही है, कभी टेम्परेचर 94 डिग्री कर देंगे, फिर 54 कर देंगे, फिर 72 कर देंगे, 94 54 72 94 54 72, यही टेम्परेचर स्विच होता रहेगा। तो क्या हो रहा है, ये टेम्परेचर साइक्लिंग, दैट इज थर्मल साइक्लिंग। तभी पीसीआर को क्या बोला, थर्मल साइकिल। तभी तो जिस मशीन में पीसीआर कराओगे उसे मैं कहूंगा थर्मोसाइक्लर, जिसमें थर्मल साइक्लिंग चलेगी। तो देखो, शुरुआत में जब ये टेक्निक इन्वेंट हुई थी तो इसे पीसीआर ही कहा जाता था, लेकिन फुल फॉर्म था शुरुआत में इसका पीपल चॉइस रिएक्शन। बाद में बोला क्या, नहीं यार ऐसा नाम ना रखो, टेक्निकल नाम रखो, तो फिर इसको पीसीआर को फुल फॉर्म बदल दिया गया, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इस टेक्निक को इन्वेंट किया था कैरी म्यूलिस ने। कैरी, हाँ, और कोई काम नहीं बचा है, यही बचा है ना। चलो इधर देखो, दूसरी बात, इंस्ट्रूमेंट जो यूज होता है पीसीआर करने के लिए उसका नाम है थर्मोसाइक्लर। आपके मॉड्यूल में फोटो भी बनी है थर्मोसाइक्लर की, थर्मोसाइक्लर, ठीक है। ओके, देखो पीसीआर क्या है, तो मैं बोलता हूं पीसीआर इज ऑटोमेटेड, ऑटोमेटेड रैपिड टेक्नोलॉजी, ऑटोमेटेड रैपिड टेक्नोलॉजी ऑफ इन विट्रो डीएनए एम्प्लीफिकेशन। ऑटोमेटेड सर, अरे ऑटोमेटिक रैपिड टेक्निक है इन विट्रो डीएनए एम्प्लीफिकेशन की। इन विट्रो डीएनए एम्प्लीफाई करना है, मतलब लैब में अगर डीएनए एम्प्लीफाई करना है, मल्टीपल कॉपी बनाना है, तो ये ऑटोमेटिक रैपिड टेक्नोलॉजी है। पीसीआर क्यों कर पाते हैं हम, पीसीआर किन बातों पर बेस्ड है, तो पीसीआर दो बातों पर बेस्ड है। पहला कि लैब में डीएनए रेप्लिकेशन पॉसिबल है, इन विट्रो डीएनए रेप्लिकेशन पॉसिबल है, लैब में डीएनए का रेप्लिकेशन हो सकता है, इसलिए डीएनए का एम्प्लीफाई कर पा रहे हैं हम डीएनए को। अच्छा, दूसरा, डीएनए में होता है डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन प्रॉपर्टी। क्या होता है डीएनए में, डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए हम डीएनए एम्प्लीफाई कर पाते हैं। मैंने क्या बोला, टेम्परेचर 94 करेंगे, ध्यान इधर भाई, डीएनए ये है, अगर इस डीएनए में डीनेचुरेशन प्रॉपर्टी ना हो तो ये दोनों स्ट्रैंड अलग ही नहीं होंगे। जब अलग ही नहीं होंगे तो इनका कॉम्प्लीमेंट्री कैसे बनाओगे, बनेगा ही नहीं। तो डीएनए में डीनेचुरेशन रीनेचुरेशन प्रॉपर्टी है, तभी डीएनए के दोनों स्ट्रैंड खुलेंगे, तभी उनकी कॉपी बना पाएंगे। और दूसरा, लैब में डीएनए रेप्लिकेशन पॉसिबल है, इसलिए हम डीएनए रेप्लिकेशन करा पा रहे हैं। क्लियर। पीसीआर में 3 मेन स्टेप्स होते हैं, पीसीआर में 3 मेन स्टेप्स होते हैं। पीसीआर में 3 मेन स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से, पहला डीनेचुरेशन कराया जाता है 94 डिग्री सेल्सियस पर। दूसरा स्टेप होता है एनीलिंग, क्या होता है सब पढ़ेंगे अभी, एनीलिंग कराया जाता है 54 डिग्री सेल्सियस पर। तीसरा स्टेप है एक्सटेंशन, कराया जाता है 72 डिग्री सेल्सियस पर। स्टेप का नाम और टेम्परेचर दोनों याद रखना है, समझे, डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन, 94 54 और 72। सुनो, पीसीआर कराने के लिए क्या क्या चाहिए आगे वो देखो।
देखो पीसीआर में ना एक खास ट्यूब यूज होती है, ऐसी ट्यूब जो 94 डिग्री टेम्परेचर भी टॉलरेट कर सके, और उस ट्यूब में ना ऊपर कैप लगी होती है, मतलब आप उस ट्यूब को बाद में बंद कर सकते हो। इस ट्यूब को कहते हैं एपेंडोर्फ ट्यूब। एपेंडोर्फ ट्यूब। इस ट्यूब में क्या क्या डालना है? पहले तो डिजायर्ड जीन डालो जिसकी कॉपी करानी है। क्या क्या डालना पड़ेगा? ट्यूब में डिजायर्ड जीन डालो जिसकी कॉपी करानी। और क्या डालना होगा? अरे डीएनए बनाने के लिए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड, अरे रॉ मटेरियल डीएनए बनाने के लिए। अरे वही डीएनए बनाने के काम क्या आया था? डीएटीपी, डीजीटीपी, डीसीटीपी, डी टीटीपी, डीऑक्सी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सीसाइटिडिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सीथाइमिडिन ट्राइफॉस्फेट। ये चाहिए। और कुछ चाहिए डीएनए बनाने की? प्राइमर, है ना? मेरी बॉडी में कोई एंजाइम ही नहीं है जो डीएनए बनाना शुरू करे, तो मजबूरी थी। आरएनए बनता था पहले छोटा सा, फिर डीएनए जब बन जाता था तो उसे हटाते थे। लेकिन यहां सब कुछ मेरे हाथ में, मुझे ही छोटा सा प्राइमर बना के डालना है। तो मैं आरएनए क्यों डालूं? मैं तो डीएनए डालूंगा। अगर आरएनए प्राइमर डाल दूंगा तो फिर जब डीएनए बन जाएगा तो उसे हटाओ, उसकी जगह डीएनए बनाओ, झमेला हो रहेगा। तो डीएनए का ही टुकड़ा डाल दो। तो यहाँ पर डीएनए प्राइमर डालेंगे। याद रखना इस बात को। पीसीआर हम खुद करा रहे हैं, तो हमें सब कुछ खुद ही बना के रखना है वहां। तो हम डीएनए का छोटा सा टुकड़ा बना के डालेंगे, तो डीएनए प्राइमर डालेंगे। एनसीईआरटी ने डीएनए प्राइमर को कहा है स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज, मतलब हमने खुद बनाया। स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स। ओलिगो मतलब फ्यू न्यूक्लियोटाइड्स। याद नहीं है प्राइमर में 8 से 12 न्यूक्लियोटाइड्स लगाते थे? प्राइमर में 8 से 12 न्यूक्लियोटाइड्स लगाते थे, तो फ्यू न्यूक्लियोटाइड ही तो लगा रहे हो। समझ रहे हो? नहीं, आप एक बात और नहीं समझ पा रहे हो। पता है 2 तरह के डीएनए प्राइमर डालने पड़ेंगे। 2 तरह के। आओ देखो। देखो, एक डीएनए था ऐसा, 3' 5' 5' 3', ठीक है? जब ये खुलेगा तो मान लो 3' 5' और दूसरा 5' 3'। आपको पता है ना डीएनए 5 से 3 बनता है, तो ये 3 से 5 है। डीएनए तो 5 से 3 बनेगा, 3 ये है तो इसके नीचे 5, तो प्राइमर 5 से 3 लगाना पड़ेगा। ये डीएनए प्राइमर। 3 के ऊपर 5, 5 से 3 प्राइमर लगाना पड़ेगा। यहां का बेस सीक्वेंस अलग है, यहां का बेस सीक्वेंस अलग है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री प्राइमर का सीक्वेंस अलग है। यहां का डीएनए सीक्वेंस अलग है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो प्राइमर लग रहा है उसका सीक्वेंस और इसका सीक्वेंस अलग होगा या नहीं? अरे भाई यहां पर डीएनए सीक्वेंस अलग है, यहां का डीएनए सीक्वेंस अलग है, तो इनके जो कॉम्प्लीमेंट्री प्राइमर लगाओगे वो भी तो अलग अलग ही होंगे। तो प्राइमर 2 तरह के लगेंगे। एक ऐसा प्राइमर जो इस एरिया में जुड़े, एक प्राइमर ऐसा जो इस एरिया में जुड़े। तो कितने तरह के प्राइमर लगाना पड़ेगा? 2 तरह के। इसी को मैं लिख रहा हूं 2 सेट्स ऑफ डीएनए प्राइमर यूज करने पड़ेंगे। हा? अरे नहीं भाई, प्राइमर है, प्राइमर कहां से पैलिंड्रोमिक की बात ना। जीन में क्या 10-12 ही बेस होते हैं? जीन तो मिलियन बेस पेयर, हजारों बेस पेयर का है। यहाँ तो 8 से 12 न्यूक्लियोटाइड डालना है, ठीक है? हाँ, जीन का साइज पता है, जीन का बेस सीक्वेंस पता है, सब पता है ना? अच्छा सुनिए, और कुछ बचा क्या डालने को इसमें? बोलो भाई। नहीं, डीएनए पॉलीमरेज क्या अपनी डालोगे? 94 डिग्री में जल के राख हो जाएगा आपका डीएनए पॉलीमरेज। तो ऐसा डीएनए पॉलीमरेज डालेंगे जो हाई टेम्परेचर पर भी स्टेबल रह सके। थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। तो सबसे कॉमन जो यूज होगा वो है टैक पॉलीमरेज। ये जो टैक पॉलीमरेज एंजाइम है मोस्ट कॉमन यूज होता है। और ये जो टैक पॉलीमरेज एंजाइम है
ये निकाला जाता है थर्मोफिलिक बैक्टीरिया से, हाई टेम्परेचर में पाई जाने वाली बैक्टीरिया से, जिसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस। इससे निकाला जाता है इसको। अरे तो ये एंजाइम नेचुरली हाई टेम्परेचर पर पाई जाती है। ये बैक्टीरिया नेचुरली हाई टेम्परेचर पर है, तो इसकी कोई भी एंजाइम हो हाई टेम्परेचर पर नॉर्मल रहेगी और काम भी करेगी। मेरा डीएनए पॉलीमरेज डालोगे ना, तो वो तो 54 डिग्री में ही डीनेचर हो जाएगा, लेकिन ये तो हाई टेम्परेचर पर ही मिलते हैं, तो इनकी एंजाइम भी हाई टेम्परेचर पर काम करती है। समझ गए? मान लो टैक पॉलीमरेज नहीं है तो आप यूज कर सकते हैं पीएफयू पॉलीमरेज। मॉड्यूल में यहां पर एल लग गया है, पीएफएलयू लिखा है, नहीं पीएफयू पॉलीमरेज ही है। इसे कहां से निकालते हैं? इसे निकालते हैं बैक्टीरिया से जिसका नाम है, अरे ये नहीं है तो पीएफयू पॉलीमरेज यूज करो। इसे निकालते हैं फ्रॉम बैक्टीरिया पायरोकोकस फ्यूरियोसस से। सर लैब में ये भी नहीं है, तो वेंट पॉलीमरेज यूज करो, जिसे निकालते हैं फ्रॉम फिर से थर्मोफिलिक बैक्टीरिया थर्मोकोकस लिटोरैलिस से। ये भी नहीं है तो लैब में आग लगा दो। ऐसा लैब किस काम का जहां कुछ ना हो? कुछ तो होगा। तो इनमें से कोई एक डीएनए पॉलीमरेज डालो, ध्यान से। डिजायर्ड जीन डाली, प्राइमर डाला, डीएनए बनाने के लिए रॉ मटेरियल, डीएनए पॉलीमरेज, फ्लैप बंद करो, बंद करके इसको रख दो पीसीआर मशीन में। कहां रख दिया? पीसीआर मशीन में। अब पीसीआर मशीन ये 3 स्टेप अपने आप ऑटोमेटिक मशीन है। आप फ्लैप बंद करके पीसीआर मशीन में रख दो, ये 3 स्टेप वो मशीन अपने आप कराएगी। आपका काम है रॉ मटेरियल भरो, पैक करो, पीसीआर मशीन में रखो, बस ऑन कर दो उस मशीन को, वो टेम्परेचर अपने आप सब कुछ करेगा। तो अब इस डिजायर जीन की कॉपी कैसे बनाएगा पीसीआर मशीन, ये मैं बताने वाला हूं, लेकिन उसके पहले ये लिख लो। अब जो डायग्राम बनाऊंगा वो आपको नहीं बनाना है, इसके बाद जो बनाऊंगा, क्योंकि एनसीईआरटी में पेज 202 में दिया है पीसीआर का डायग्राम, कैसे इस एक डीएनए से कई डीएनए बनेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल फटाफट जल्दी, जो धीरे लिखते हैं खास करके जल्दी खत्म करें। क्या बच्चे? हाँ, सब थर्मोफिलिक है। इसको भी लिखना है। जल्दी कंप्लीट करें, एग्जैक्ट 4 मिनट में पूरा बोर्ड क्लियर करूंगा मैं। हाँ, एग्जैक्ट 6 बजे कंप्लीट करें जल्दी। क्या? वैसे नाम शुरू में पीसीआर नाम दिया था और फुल फॉर्म दिया था पीपल चॉइस रिएक्शन, बाद में इसको टेक्निकल नाम दिया गया, पीसीआर ही रहने दिया लेकिन टेक्निकल नाम दे दिया पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। जो फ्लैप खुला है ना वो, उसमें देखो ना अंदर की तरफ जाली जाली सी होगी, हाँ उसमें डाल देंगे इसको और बंद कर देंगे फ्लैप, फिर मशीन ऑन कर देंगे।
हाँ बस फिर बाकी काम वो खुद करेगा। क्या करेगा अभी देखते हैं। हाँ ये डायग्राम नहीं बनाने दूंगा आपको क्योंकि एनसीईआरटी में बना होंगे। अरे ये बनाना है, अगला नहीं बनाना है। अगला एनसीईआरटी में नहीं है ना। अगला है, ये नहीं है, तो ये नहीं है तो बनाना है। हाँ, ऑटोमेटिक काम करता है। ये तीनों स्टेप देख लेंगे अब हम। जल्दी खत्म करें, लास्ट 1 मिनट है आपके पास, जितना हो जाए बना लो। हाँ ये हटा रहा हूँ, ये रॉ मटेरियल। अच्छा आ जाओ भाई। एनसीईआरटी में ये जो डायग्राम अब बनेगा, ये एनसीईआरटी में पेज 202 में बना है। तो इस डायग्राम को आपको सिर्फ समझना है, बनाना नहीं है। हाँ इस डायग्राम के अंत में एक फॉर्मूला दूंगा, वो जरूर लिखना है। इसके बाद 5th स्टेप दिखाऊंगा। जल्दी कर लेना क्या है। पहला एग्जांपल टैक पॉलीमरेज, फटाफट। पहला एग्जांपल टैक पॉलीमरेज, मोस्ट कॉमन।
हाँ ठीक है ठीक है। हाँ अच्छा ठीक है, चलो अब आओ। देखो ध्यान से अब, ये पीसीआर मशीन में जो आपने डिजायर्ड जीन डाली, उसको एम्पलीफाई कैसे किया जाता है? आपने वो एपेंडोप ट्यूब बंद किया, पीसीआर मशीन में रख दिया और ऑन कर दिया। अब वो मशीन अपने आप, सबसे पहला काम, ये डिजायर्ड जीन है, सबसे पहले टेम्परेचर सेट करेगी 94, ऑटोमेटिक 94 डिग्री, मतलब हीट कर रहे हो। तो क्या होगा डीएनए का? डीनेचुरेशन। तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गए। अगला, अब ये मशीन टेम्परेचर सेट करेगी 54 एनिलिंग के लिए। एनिलिंग क्या है? अटैचमेंट ऑफ प्राइमर। इनमें क्या जोड़ने जा रहे हैं? प्राइमर। तो आओ देखो, दोबारा रिपीट करता हूं डायग्राम। 5 से 3 ये स्ट्रैंड अलग है, 3 से 5 ये डीएनए स्ट्रैंड अलग है। अब क्या जोड़ना है? एनालिंग में क्या होगा? प्राइमर जुड़ेगा। अरे प्राइमर जुड़ेगा तब तो डीएनए बनेगा। तो चलो, 3 के नीचे 5, 5 से 3 लग गया प्राइमर, लग गया प्राइमर 5 से 3। प्राइमर खुद 5 से 3 लगा है, लेकिन वो जो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है पहले से, उस पर कहां जुड़ा है? 3' एंड पर। वो मेरी बात ध्यान से सुनो, प्राइमर खुद 5 से 3 लगा है, लेकिन जुड़ा किससे? एट 3' एंड ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। प्राइमर खुद 5 से 3 लगा है, लेकिन सिंगल स्ट्रैंड जो पहले से, उससे कहां पर जुड़ा है? उसके 3' एंड पर। यही एनालिंग है। इधर भी 3 के ऊपर 5, ये 5 से 3 प्राइमर लग गया। तो प्राइमर खुद 5 से 3 ही लग रहा है, लेकिन जुड़ किससे रहा है? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के 3' एंड पर। तो एनालिंग का मतलब लिख लो, एनसीईआरटी में या जहां लिखना है लिख लो। एनसीईआरटी खुली है तो एनसीईआरटी में ही लिखना है। एनालिंग का मतलब क्या है? अटैचमेंट ऑफ प्राइमर। एनालिंग का मतलब लिख देना, अटैचमेंट ऑफ प्राइमर। एनालिंग का मतलब लिखते हैं पेज 202। हाँ, एनालिंग कहीं पर दिखा होगा डायग्राम में, लिख देना अटैचमेंट ऑफ प्राइमर एट 3' एंड ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। अटैचमेंट ऑफ प्राइमर एट 3' एंड ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। एनालिंग क्या है? अटैचमेंट ऑफ प्राइमर एट 3' एंड ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। प्राइमर लग चुका, अब इसके आगे डीएनए बनाने का काम कौन करेगा? टैग पॉलीमरेज। तो आगे अगला स्टेप, एक्सटेंशन, जिसे 72 डिग्री सेल्सियस पर किया जाएगा। कौन कराएगा? टैग पॉलीमरेज। और वो न्यूक्लियोटाइड्स यूज होंगे, वो जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स डाले थे वो यूज होंगे। अच्छा सुनो, डायग्राम रिपीट कर रहा हूं। ये स्ट्रैंड 5 से 3 था, ये स्ट्रैंड 3 से 5 था। प्राइमर जुड़ ही चुका था, 3 के नीचे 5 से 3 प्राइमर लग गया था, 3 के ऊपर 5, 5 से 3 प्राइमर लग ही चुका था। अब डीएनए कैसे बनेगा? कुछ याद है रेप्लिकेशन? तो याद दिलाता हूं। डीएनए में अगर ग्वानीन है यहां, तो यहां लाकर रख दिया जाएगा डीऑक्सीसाइटिडिन ट्राइफॉस्फेट, फिर इसको बदला जाएगा इनटू मोनोफॉस्फेट प्लस पीपीआई, और पीपीआई को तोड़ने से जो एनर्जी मिलेगी उसे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना दिया जाएगा पिछले न्यूक्लियोटाइड के 3' से, है ना? यही तो करना है टैग पॉलीमरेज। बस ऐसे ही चलता जाएगा, एक न्यूक्लियोटाइड लगाया, फिर अगला लगाया, उसको पिछले के 3' से ऐसे लगाते जाएंगे और ये डीएनए बन गया 5 से 3। इसी तरह इधर भी प्राइमर को, प्राइमर के आगे डीएनए बना दिया, लो 1 से 2 डीएनए बन गए। मतलब टैग पॉलीमरेज ने क्या किया? प्राइमर के आगे का डीएनए बना दिया, प्राइमर के आगे का डीएनए बना दिया। तो एक पीसीआर साइकिल से एक से कितने डीएनए बन गए? 2।
अगर इस तरह की 30 साइकिल हो जाए, भाई 1 से 2 डीएनए बन चुके हैं, अब इन दोनों डीएनए का फिर से होगा डीनेचुरेशन, एनलिंग, एक्सटेंशन, तो 2 से कितने हो जाएंगे? 4। अगर 30 साइकिल चल जाए तो लगभग 1 बिलियन कॉपीज ऑफ डिजायर्ड जीन मिल जाएगी। अब करते रहो जितना एक्सपेरिमेंट करना है। समझ रहे हो? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। क्वेश्चन आएगा नीट में कि 5 पीसीआर साइकिल के बाद कितने डीएनए होंगे, 6 साइकिल के बाद कितने होंगे, या कितने भी साइकिल दिया, फॉर्मूला इज 2 रेज़ पावर n। n क्या है? नंबर ऑफ पीसीआर साइकिल। 5 साइकिल पूछा तो 2 रेज़ पावर 5 32, 6 साइकिल 2 रेज़ पावर 6 64। समझ रहे हो? तो ये फॉर्मूला लिख लो जो मैं बोल रहा हूं। ये डायग्राम नहीं बनाना है क्योंकि ऑलरेडी एनसीईआरटी हर बार पढ़ जाएगा और हर बार मिलेगा आपको। तो आपको फॉर्मूला लिखना है। क्या फॉर्मूला लिखना है? नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स produced by n number of PCR cycle, by n number of PCR cycle is equal to 2 raised power n। फॉर्मूला लिख दीजिए। अभी तक हम क्या कर रहे थे? स्टेप 4 कर रहे थे। एम्प्लीफिकेशन हो चुका है। अब याद दिलाऊं क्या करना पड़ेगा? डिजायर्ड जीन आपके पास रखा हुआ है, कटा हुआ वेक्टर भी है, लाइगेज एंजाइम की मदद से दोनों को जोड़कर बनाएंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। यही है 5वां स्टेप। तो 5वें स्टेप का नाम दूं लाइगेशन। लाइगेशन मतलब जोड़ना, लाइगेशन ऑफ डिजायर्ड जीन। डिजायर्ड जीन को जोड़ना कहां? इनटू वेक्टर। वेक्टर में जोड़ेंगे ताकि बन जाए रिकॉम्बिनेंट डीएनए। यही करना चाह रहे हैं ना? चलो देखते हैं इस स्टेप को। स्टेप नंबर 5। ओके, मेरी बात ध्यान से सुनिए। जब से ये पहला लेक्चर शुरू हुआ है इस चैप्टर का, तब से एक चीज बार बार बोल रहा हूं लेकिन बताया नहीं क्यों। सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्यों काटते हैं? ताकि स्टिकी एंड आए और कॉम्प्लीमेंट्री आए। ठीक है? अरे डायग्रामेटिक नहीं बताया तो सुनो मेरी बात। ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में पेज 196 में बना है, जो अब बता रहा हूं। ध्यान से सुन लो। मान लो एक डीएनए ये है जिसे जोड़ना चाह रहा हूं। इसमें ECOR1 से कटने की साइट है GAATTC। सही है? ये ऐसे है। दूसरा डीएनए जिसे जोड़ना चाह रहा हूं उसमें भी है GAATTC। GAATTC यही है ना ECOR1 से कटने की साइट। दोनों को जोड़ना है तो दोनों को सेम एंजाइम ECOR फर्स्ट से काटो। तो ECOR फर्स्ट कहां से काटेगा? G और A के बीच, G और A के बीच, G और A के बीच, और G और A के बीच। सही है? आपकी एनसीईआरटी में ये वाला एरो ना A और A के बीच बना है, उसे सही कर लेना, G और A के बीच ही है। ठीक है? दूसरे इधर वाले डायग्राम में, इधर वाले में नीचे की तरफ A और A के बीच एरो है, उसे G और A के बीच कर देना। काटे सेम एंजाइम से क्या फायदा होगा? देख लो भाई, ECOR1 से कट कर रहा हूं, कहां से कटेगा? ये यहां से अलग हो गया, ये यहां से कट गया, तो मतलब ये अलग हो गया। सही है? और ये यहां से अलग हो गया, ये सिर्फ इतना अलग हुआ। लाओ जुड़वाने, दोनों को सेम एंजाइम से काट दिया। देख रहे हो स्टिकी एंड आ गए। पास पास लाओ जुड़वाने के लिए, तो देखो तो ए के सामने टी, ए के साथ, अरे ये तो कॉम्प्लीमेंट्री है, टी के सामने ए। समझ रहे हो? सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कटवाने का फायदा ये है कि जो स्टिकी एंड आते हैं दोनों टुकड़ों के, वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो जाते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा।
और जब हाइड्रोजन बॉन्ड इनके बीच बन जाएगा तो डीएनए लाइगेज जोड़ देगा इनको, बात खत्म। समझ रहे हैं? अच्छा, तो सेम एंजाइम से इसीलिए कटवाते हैं। देखो, मैंने आपको बोला था बाम H1 एंजाइम का रेस्ट्रिक्शन साइड बताऊंगा, है ना? ECOR1 का बताया था, बाम H1 का नहीं बताया था। तो बाम H1 की साइट है वो, इधर देखो। ECOR1 की साइट तो सबको पता है, उसी से चलो डिराइव कर देता हूं ताकि आपको अलग से ना याद करना पड़े। ECOR1 की रेस्ट्रिक्शन साइट ये है ना, GATTC। जी के बगल में जो ए है उसे जी में बदल दो, और जिस सी के बगल में टी है उसे सी में बदल, बस हो गया। जी के बगल में जो है उसे जी बना दो, टी सी के बगल में जो टी है उसे सी बना दो, लो बन गया बाम H1 का रेस्ट्रिक्शन साइट। जी और जी के बीच काटेगा, मतलब बाम H1 कहां पर काटता है? GGATCC वाले एरिया में। मतलब मैंने टोटल आपको 5 एंजाइम की साइड दी है, कम से कम 3 याद करना ही करना है। बाम H1, ECOR1 और हिंड सेकंड। बाम H1, ECOR1 और हिंड सेकंड, कम से कम इतना जरूर करना है, ठीक है? अच्छा सुनिए, इधर आइए। ये लो, ये है मान लो, ये है मान लो डीएनए हैविंग डिजायर्ड जीन। ये क्या है? डीएनए जहां पर डिजायर्ड जीन है, ठीक है, डिजायर्ड जीन। और ये है PBR322 वेक्टर। ये PBR322 प्लाज्मिड वेक्टर है, ये तो पढ़ा है हमने, याद है? PBR 322 में यहां पर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन होती है, और यहां पर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन होती है, टेटार। क्या आपको याद है? टेटार में ऊपर की तरफ बाम H1 से कटने की साइट होती है, सही है? तो सुनो, दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटने जा रहा हूं। पता है कौन सी एंजाइम से? बाम H1। तभी तो बाम H1 का साइट बताया मैंने। इसको और इसको दोनों को बाम H1 से काटूंगा, क्यों? ताकि जो स्टिकी एंड आए वो कॉम्प्लीमेंट्री आए। तो चलो यहां पर लिख दो, कट बाई सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जैसे कि बाम H1। किस लिए सेम से काट रहे हो? सो एज टू क्रिएट स्टिकी एंड, नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री स्टिकी एंड्स, ठीक है? कॉम्प्लीमेंट्री स्टिकी एंड्स। चलो कट कर दिए। कट किया तो क्या हुआ? देखो ये ऐसे कटा, डिजायर्ड जीन ऐसे कट गया, ऐसे ये डिजायर्ड जीन मिल गया आपको, है ना? और कटा हुआ वेक्टर कहां से काटा है? टेटार के बीचों बीच काटा है, एम्पायर नहीं कटा। एम्पायर एरिया में थोड़ी ना बाम H1 की साइट है। तो ये सर्कल खुल के ऐसे हो गया, ऐसे हो गया ना? तो एम्पायर जीन को कुछ हुआ क्या? नहीं। हाँ, टेटार जीन एरिया से ही तो खुला ये। ध्यान देना, अब नए रास्ते पे जा रहे हो। ओ भाई इधर क्या है? ध्यान दो, इधर एक नया डायरेक्शन अब आ रहा है। इधर एम्पायर जीन को कुछ नहीं हुआ है, इन वाले बीचों बीच काट दिए तो ऐसे खुल गया। ओके, अब डीएनए लाइगेज से जोड़ो। डीएनए लाइगेज से जोड़ोगे तो दो बातें होंगी, दो बातें होंगी, दो बातें अभी भी हो सकती है। क्या क्या? सुनो इधर देखो, इस कंटेनर में एल्केलाइन फॉस्फेटेज जो डाला था ना, ताकि ये सर्कल ना होने पाए दोबारा, है ना? दोबारा सर्कल ना बने, इसलिए अल्केलाइन फॉस्फेटेज से इसका फॉस्फेट हटा दिया था। अब चलो एल्केलाइन फॉस्फेटेज हटाओ, सिर्फ कटा हुआ वेक्टर रखो, डिजायर्ड जीन रखो, लाइगेज दो, और वो जो फॉस्फेट हटा दिए थे, फॉस्फेट हटाए नहीं थे इसके, वो दे दो। दुर्घटना तो फिर से हो गई। क्या? सब कुछ उपलब्ध है, कटा हुआ वेक्टर है, डिजायर्ड जीन है, वो जो फॉस्फेट इसके निकाल लिए थे वो भी है, डीएनए लाइगेज। दो बातें होंगी या नहीं होंगी? ऐसा भी तो हो सकता है ये कटा हुआ वेक्टर अपना फॉस्फेट और डीएनए लाइगेज लेकर
खुद ही जुड़ जाए, क्या हो गया? सेल्फ लाइगेशन। अगर ये फॉस्फेट और डीएनए लाइगेज की मदद से खुद जुड़ गया, इसे बोलो नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। लेकिन अगर डिजायर्ड जीन लेकर जुड़ा तो बोलो रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो दो बातें अभी भी पॉसिबल है। तो देखो, एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि इसका हो जाए सेल्फ लाइगेशन, मतलब जैसा था वैसा ही फिर से हो गया, मतलब एम्पार जीन सही सलामत है, टेटार जीन भी सही सलामत है। क्या बन चुका है? नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जैसा था वैसा ही फिर से हो गया। इसे क्या बोलेंगे? नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसकी तारीफ करना हो तो क्या बोलूं? कि इसका एम्पार जीन एक्टिव है, टेटार जीन भी एक्टिव है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर डिजायर्ड जीन लेके जुड़ा, ओ इधर, अगर डिजायर्ड जीन लेके जुड़ा तो एम्पार जीन तो सही सलामत है, उसे थोड़ी काटा था। लेकिन टेटार जीन के बीचों बीच क्या फिट हो गया? डिजायर्ड जीन। डिजायर्ड जीन कहां फिट किया है आपने? बोलूं, डिजायर्ड जीन को इंसर्ट किया है एट वार्म H1 साइट ऑफ टेटार जीन। कहां पर? वार्म H1 साइट ऑफ टेटार जीन पर जोड़ा है। तो टेटार जीन इनएक्टिव हो गई या नहीं? अरे भाई, टेटार जीन एक्टिव तो तब रहेगी जब वो कंटिन्यूड हो। आपने टेटार जीन के बीचों बीच डिजायर्ड जीन फिट कर दी, तो टेटार का आधा टुकड़ा ऊपर है, आधा टुकड़ा इधर है, बीच में डिजायर्ड जीन है, तो टेटार जीन इनएक्टिव हो गया। इसे कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। डिजायर्ड जीन को कहां इंसर्ट किया? टेटार जीन में। तो टेटार जीन का क्या हो गया? इनएक्टिवेशन। इसे बोलेंगे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए में एम्पार जीन तो एक्टिव है, टेटार जीन इनएक्टिव हो चुकी है। तो अगर मुझे रिकॉम्बिनेंट डीएनए की तारीफ में लिखना हो तो क्या लिखूं? कि इसका एम्पार जीन एक्टिव है और टेटार जीन इनएक्टिव हो चुका है। ठीक है, वहां वो लाइन लिख देता हूं, ड्यू टू इंसर्शन ऑफ डिजायर्ड जीन, ड्यू टू इंसर्शन ऑफ डिजायर्ड जीन। कहां? इनटू टेटार जीन। टेटार जीन बिकम इनएक्टिव, टेटार जीन बिकम इनएक्टिव। इसे कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ठीक है जी। तो आज की सभा यहीं समाप्त होती है। ठीक है भाई, कुल मिला के आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिल चुका है। हाँ बोलो भाई। हाँ, क्या हुआ था? नहीं लॉस हुए थे? अरे सर्कल था तो लॉस कुछ नहीं हुआ। एक सर्कल में ये डाल और फिर खोल, काटना तो ऐसे खुल जाएगा, बस कोई सेगमेंट लॉस नहीं हुआ है। ठीक है। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए का बनना समझ में आया? दोनों को सेम एंजाइम से काटा, फिर जोड़ दिया डीएनए लाइगेज से, बन चुका है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और उसमें एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन सही सलामत है, लेकिन टेटार जीन इनएक्टिव हो गई है। उसे क्या नाम दिया हमने? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। मतलब क्या तैयार हो चुका? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अगली क्लास में क्या करेंगे? इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में डालेंगे। यही है ना अगला स्टेप? देखेंगे अगली क्लास में। इसे अच्छे से पढ़ के आइएगा सभी। ऑनलाइन वालों बाय बाय। इसे लिख लेना। सेल्फ लाइगेशन मतलब खुद ही जुड़ गया ना, सर्कल खुला हुआ था फिर जुड़ गया।